नमस्कार, नवयुग देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रिया राजपूत। इस सेगमेंट में आज हम बात करेंगे जनता से जुड़े जो भी मुद्दे रहेंगे, क्योंकि नवयुग में हमेशा हम कोशिश करते हैं उन मुद्दों पे बात करने की जो आम जनता से जुड़े हुए हो। एक बार फिर से आप लोगों से ही जुड़ा हुआ जो है मुद्दा सामने आ रहा है। बात कोरोना महामारी की करेंगे, क्योंकि कोरोना महामारी के आंकड़े जिस तरह से देखने को मिल रहे थे तो कहीं ना कहीं जनता घबराई है। फिलहाल कमी तो देखने में कोरोना महामारी के आंकड़ों में आई है, पर अब सबसे बड़ा डर यह है कि आखिरकार क्या तीसरी लहर पूरे भारत में आ जाएगी। और जम्मू कश्मीर में भी इसको लेकर काफी हड़बड़ी सी है और आम जनता में काफी सवाल है। आज इस मुद्दे पर लेकर हम जो है तमाम बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पूरे जम्मू कश्मीर में तीसरी लहर कब आ सकती है, और अगर तीसरी लहर आती है तो हमारा स्वास्थ्य विभाग उसके लिए कितना तैयार है, इस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। और ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि क्या मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो पूरी तरह से तैयार है और आम जनता को मिल पाएंगी, क्योंकि दूसरी लहर में जिस तरह से सवाल लिया निशान जो थे वो जीएमसी उठे थे, जहां पर लोगों को ऑक्सीजन में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, जो नहीं मिल रहे थे, आईसीयू भी नहीं मिल रहे थे और बेड्स में भी काफी दिक्कत जो है देखने को मिली थी। अगर ऐसा ही तीसरी लहर में होता है तो आम जनता किस तरह से अपने आप को बचाएगी। फिलहाल कोरोना महामारी के आंकड़ों की बात अगर हम करें तो पूरे भारत से 31,443 केसेस आए हैं और जम्मू कश्मीर में 155 केसेस आए, यानी केसेस में कोरोना के जो है कमी देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं अच्छी बात भी है, और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि पिछले 24 घंटे में पूरे जम्मू कश्मीर से एक जान भी नहीं गई है। एक समय ऐसा था कि जम्मू कश्मीर से लगातार कोरोना महामारी से इतनी जाने जा रही थी कि आम जनता में डर था। अब कोरोना से जो है जाने तो नहीं जा रही है, फिलहाल केसेस भी आ रहे हैं, वो भी कम देखने को मिल रही है। चलिए इसी बारे बात करने के लिए फिलहाल हमारे साथ डॉक्टर हरप्रीत सिंह जुड़ चुके हैं, जो कि मेडिकल ऑफिसर है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से। इनसे भी बात करेंगे और हमारे दूसरे गेस्ट है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जब तक वो जुड़ते हैं, इनसे सबसे पहला सवाल हमसे जो करने की कोशिश रहेगी वो ये रहेगी कि क्या जम्मू कश्मीर का स्वास्थ्य विभाग तीसरी लहर के लिए तैयार है। सबसे पहले इसके बारे में बताइएगा। हेलो जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, तकनीकी समस्या होने की वजह से इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से कोशिश करेंगे जब इनसे संपर्क होता है। पर इससे पहले हम बात करेंगे कोरोना महामारी की। आज कोरोना महामारी के अगर केसेस की बात करें तो जिस तरह से इसका जो है म्यूटेंट जो तब्दील हो रहा है और नए नए जो है केसेस का नाम जो सुनने को मिला, जिसमें डेल्टा वेरिएंट भी एक हमें देखने को मिला था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में काफी हलचल हो गई थी। और फिलहाल अभी कोरोना महामारी का कहर खत्म भी नहीं हुआ है, जिसके बाद कुछ अलग ही चीजें सामने आ रही है, जिसमें कि हमें कह सकते हैं ब्लैक फंगस का भी डर था, जिसके बाद हमें और भी लगातार इस तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही है, जिसमें जनता में काफी डर है। जीका वायरस भी एक ऐसा ही नाम है। फिलहाल अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में इन चीजों से अभी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कह सकते हैं बचाव तो है, पर फिर भी आम जनता में डर रहता है, क्योंकि जब भी वो सोशल मीडिया में इन चीजों के बारे में पढ़ते हैं तो काफी डर भी जाते हैं कि क्या जम्मू कश्मीर में फिर से वैसी ही हालात तो नहीं हो जाएंगी जहां दूसरी लहर में जो हालात हुई थी मेडिकल जो है हॉस्पिटल्स की। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में कोरोना महामारी के आंकड़ों में बहुत कमी देखने को मिली है, जिसमें कठुआ डिस्ट्रिक्ट में कोई भी केस पिछले 24 घंटे में नहीं आया है। और सबसे अच्छी बात अगर हम आपको बताएं तो जो कोरोना के आंकड़े जो आ रहे हैं वो 50 से भी कम आ रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। यह सबसे बड़ी बात है, क्योंकि 2 डिस्ट्रिक्ट सबसे प्रभावित थे, जिसमें जम्मू और श्रीनगर था। 2 डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा प्रभावित थे, फिलहाल उनमें भी कमी देखने को मिली हुई है। फिर से हमारा संपर्क हो चुका है डॉक्टर हरप्रीत सिंह से, इन्हीं से जाने की कोशिश रहेगी। और इसके साथ हमारे दूसरे गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर शकील जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम हरप्रीत सिंह के पास जाएंगे। जी सर, आप बताइएगा सबसे पहले जम्मू कश्मीर क्या तीसरी लहर के लिए तैयार है। इसके बाद हम और भी मुद्दों पे बात करेंगे, परंतु सबसे ज्यादा जनता में जो डर है वो तीसरी लहर को लेकर है कि क्या जम्मू कश्मीर में तीसरी लहर आ चुकी है, कब आएगी और क्या तैयारियां हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, तीसरी लहर का अभी तक ऐसा कुछ अनुमान भी नहीं लगाया कि कब तक आएगी। There is no one who has certainly said this is the time which we have this third wave. But yes, हमारी पहले से सेकेंड वेव से बेटर सिचुएशन है अभी। We are in a better position to handle the third wave. अभी एज सच जो केसेस आ रहे हैं उसमें इतने केसेस नहीं लग रहे कि थर्ड वेव का फिलहाल नियर फ्यूचर में कुछ ऐसा आने का है। लेकिन हाँ, मे बी विद इन 1 or 2 months अगर हम थोड़े कंप्लेसेंट हो जाते हैं, हम थोड़ा वी लोअर आवर गार्ड, देयर आर चांसेस कि हो सकता है। जैसे आप देख रहे हैं कि लोग मनाली जा रहे हैं, हिल स्टेशन एंड ऑल दैट, अगर हम कंप्लेसेंट हो जाते हैं तो खुद भी।
जी बिल्कुल, जैसे हमने मनाली का नाम लिया तो कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में तस्वीरें धर्मशाला से वायरल हुई थी जहां पर लोग मास्क नहीं पहन रहे और छोटा सा बच्चा लोगों को समझा रहा है कि मास्क पहनिए। तो कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जब आप किसी भी ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पब्लिक गैदरिंग हो रही है तो मास्क पहनिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी मास्क पहनना है। नहीं, एग्जैक्टली दैट इज द पॉइंट। अगर आपने घूमने भी जाना है तो यू डोंट नीड टू क्राउड प्लेसेस। आपने घूमने जाना है, अपने होटल में जाइए, अपना पहाड़ों में घूमिए, बाजारों में क्राउड करना, फिर मास्क नहीं आते, जैसे खुद कहा वो छोटा सा बच्चे को उसकी अक्ल है कि भाई मास्क पहनो। मुझे तो लगता है उस बच्चे को हमने एम्बेसडर बनाना चाहिए इस चीज का। बट पीपल आर कंप्लेसेंट। लास्ट टाइम भी यही हुआ था, पीपल वर ये अटेंडिंग वेडिंग्स एंड ऑल दैट स्टफ। तो हमें उस चीज से थोड़ा सा परहेज करनी है जी। क्योंकि अगर इफ वी लोअर आवर गार्ड ना, इट विल बी डेवास्टेटिंग फॉर अस। बिल्कुल। और एक जो सोशल मीडिया में सबसे बड़े आम जनता के बीच में जो परेशानी ये है कि अगर तीसरी लहर आती है तो इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा बच्चे और महिलाओं पर। तो क्या लगता है कि बच्चे और महिलाओं पर अगर प्रभाव पड़ने वाला है तो इसके लिए कब से जो है तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? क्योंकि अभी तक एक्सपर्ट्स द्वारा साफ नहीं कहा गया है कि दूसरी लहर कब खत्म होगी और तीसरी लहर का आगमन कब होने वाला है। एग्जैक्टली, अभी तो हम फिलहाल दूसरी लहर भी खत्म नहीं हुई है। और इससे ये चीज है कि जैसे हम काफी लोग वैक्सीनेटेड हैं बट बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं हैं, तो और फिर तीसरी लहर में जो जीनोम सीक्वेंसिंग हुई है क्लास की, उसमें ये देखा गया कि उसकी ट्रांसमिटेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि बच्चों को भी वो अफेक्ट कर सकती है, और वैक्सीन का भी उसमें कितना प्रभाव रहेगा वो भी हम पूरी तरह से नहीं जानते। तो इसलिए गॉड फॉरबिड अगर तीसरी लहर आती है, थर्ड वेव आती है, तो हाँ, बच्चों के लिए भी थोड़ी हार्मफुल रहेगी। जी, इसी के साथ अब हम रुक करते हैं डॉक्टर शकील की ओर और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो हालात बने हुए हैं इसके लिए हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनमें किस तरह की फैसिलिटीज के लिए तैयारी चल रही है और किन चीजों की तैयारी करने की जरूरत है। डॉक्टर शकील, सबसे पहले आपसे यही हमारा सवाल रहेगा कि जम्मू कश्मीर का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनपे लोगों ने काफी गुस्सा जो है दूसरी लहर में दिखाया था, तो क्या लगता है कि तीसरी लहर के लिए कौन सी फैसिलिटीज जो है वो आज से ही उनके लिए तैयारी करना सबसे ज्यादा जरूरी है? जी नमस्कार। हम लोग ये समझ सकते हैं कि लोगों का बहुत ज्यादा गुस्सा है इस वक्त हेल्थ डिपार्टमेंट पे, जिस हिसाब से बेड की क्राइसिस रही, ऑक्सीजन की क्राइसिस रही। तो मैं इसका हल यही होगा कि हमें गवर्नमेंट से मतलब रिक्वेस्ट करना चाहिए, हमें ये तैयारी करनी चाहिए कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, चाहे छोटे मोटे नर्सिंग होम्स है, चाहे बड़े हॉस्पिटल है, जितने भी जम्मू कश्मीर में हॉस्पिटल हैं, उन सबको ओनली हमें स्किल्स या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को ही नहीं बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी मेरे ख्याल से लेना चाहिए, कोविड के अंदर लाना चाहिए, ताकि हमें कभी भी किसी तरह की बेड क्राइसिस न हो। और सेकंड, हमें ऑक्सीजन की, इस वक्त ऑक्सीजन की मारामारी हुई, पूरे देश में हुई और कश्मीर में भी हुई, और हमें उसका ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि मारामारी काफी हुई थी और कश्मीर घाटी में ऐसी तस्वीरें आई जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए हाथापाई तक लोगों ने की थी। तो क्या अभी से तैयारी करने की जरूरत है कि वैसी तस्वीरें फिर से देखने को ना मिले? क्योंकि तीसरी लहर अगर आती है तो ये ज्यादा घातक होगी, क्योंकि महिलाओं पर और बच्चों पर इसका सबसे ज्यादा असर होने वाला है। जी, जहाँ तक हमारे मतलब जो रिसर्च और साइंटिस्ट ITI के जो भी है दिख रहा है कि ये जो थर्ड वेव है इट इज अराउंड द कॉर्नर राइट नाउ, बिल्कुल नजदीक है, और इसके लिए अगर हम इस अभी से तैयारी न करें तो ये सेकंड वेव से भी ज्यादा घातक हो सकती है। जी बिल्कुल। और जो आंकड़े आ रहे हैं उस हिसाब से बच्चों पे ये बहुत ज्यादा ये असर करने वाली है, ये आंकड़ों के हिसाब से चल रहे हैं हम लोग। अभी तक भी पूरी तरह स्टडी नहीं है, लेकिन जो पिछले 2 वेव से हम लोग देख चुके हैं, अगर हम लोग अभी से तैयारी न करें तो जैसा कि मैंने अभी भी आपसे मतलब कहा कि हमें बिल्कुल तैयार रहना है, और हमें प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम जितने भी है उनको अंडर गवर्नमेंट जो एक्ट है, जिस टाइम भी डिजास्टर होता है, जिस टाइम भी पैंडेमिक होता है, उनको उसके अंदर लाना है, और ये बहुत बेहद जरूरी है ताकि हमें ऐसी सूरत हाल न देखने को मिले जो हमें सेकंड वेव में देखने को मिले। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि वैसी सूरत हाल दोबारा नहीं देखने को मिलनी चाहिए। तो चलिए डॉक्टर हरप्रीत सिंह जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो पेरेंट्स जो है वो चाहते हैं कि स्कूल खुल जाए, कॉलेजेस खुल जाए, यूनिवर्सिटीज खुल जाए, क्योंकि एक लंबे समय से घर में बैठकर वो शिक्षा उनको नहीं मिल पा रही है, ये वो शिकायतें कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है डॉक्टर हरप्रीत की, क्या जम्मू कश्मीर में जैसे कोरोना महामारी के आंकड़े आ रहे हैं, क्या यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को खुलने की परमिशन मिलनी चाहिए? क्योंकि मेडिकल ऑफिसर आप
आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के हैं और आपका उठना बैठना बच्चों के बीच रहता है, आप मेंटालिटी उनकी समझते हैं और ये भी जानते हैं कि किस तरह से शिक्षा विभाग को अच्छे से काम किया जा सकता है उनके लिए। चलिए देखिए, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस तो ऑनलाइन टीचिंग कर ही रहे हैं, और आपकी बात सही है कि इन पर्सन टीचिंग का बेनिफिट होता है, वो ऑनलाइन टीचिंग का उतना बेनिफिट नहीं मिलता है। इन पर्सन टीचिंग इज बेटर देन ऑनलाइन, बट फिर कुछ जैसे स्कूल्स को रहने दें, यूनिवर्सिटी को एक स्टैगर्ड वे में खोल सकते हैं, बट आई वुड रेकमेंड कि स्कूल्स को अभी फिलहाल बंद ही रखें तो अच्छा रहेगा। जी डॉक्टर शकील आपसे एक मुख्य वगैरह जैसे कंसेप्ट करते हैं। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं इसको। और डॉक्टर शकील आपसे भी एक जो सवाल है ये जानना चाहेंगे, क्योंकि रिसर्च से सामने चीजें आ रही है कि इस कोरोना महामारी के बीच लोगों में बीमारियां ज्यादा हुई हैं और लोगों में डिप्रेशन बहुत ज्यादा हुआ है। तो क्या लगता है इस कोरोना महामारी के बीच अगर तीसरी लहर आती है या अभी भी जो दूसरी लहर भी चल रही है, तो किस तरह से अपने मेंटल कंडीशन को ठीक किया जा सकता है और बीमारियों से कैसे दूर रहा जा सकता है, इसके बारे में क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? जी, ये इस वक्त क्योंकि 2 साल से लोग घरों में ऑलमोस्ट बंद पड़े हैं, ये तो जाहिर है कि मेंटल कंडीशन इस वक्त लोगों की ठीक नहीं है। ऊपर से जो काम करने वाले लोग थे, मजदूर पेशा लोग थे, जो दिन भर कमा के फैमिली को खिलाते थे, वो भी घरों में बैठे हुए थे, उनको भी काम नहीं मिल पा रहा था। उसके अलावा जो पोस्ट कोविड पेशेंट थे, उनमें अभी हम लोग ज्यादातर एडमिशन जो हॉस्पिटल में हो रहे हैं वो कोविड के पेशेंट नहीं हो रहे हैं, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन लेके हो रहे हैं, जिनमें सबसे पहले जो मेजर कॉम्प्लिकेशन हो रही है वो हो रही है मेंटल स्टेटस। पेशेंट्स को मतलब एंटीसाइकोटिक ड्रग्स पे लॉन्ग टर्म के लिए रखा जा रहा है। ये एक पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन भी है, और ऊपर से जो घरों में बंद पड़े हैं लोग, काम नहीं मिल रहा है इस वक्त, इससे इकोनॉमी पे भी असर पड़ा है। उस वजह से भी लोगों में काफी तनाव की सूरत हाल पैदा होकर उनके मेंटल स्टेटस खराब हो चुके हैं, मेंटल स्टेटस पे असर पड़ चुका है। इससे हमें थर्ड जो वेव आने वाली है उसमें भी हमें, जैसे हम लोग अभी तक अपने आप को इससे बचाने की कोशिश में लगे हैं, SOP फॉलो करना वैसे ही रखना है। और जैसे पहले हम लोग बता चुके हैं, डॉक्टर्स वगैरह जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वैसे जो मेडिकल फैसिलिटी बोलती है कि अपने आप को हमेशा बिजी रखना है, SOP फॉलो करनी है, और हर एक हेल्दी फूड खाना है, हेल्दी डाइट जिसको बोलते हैं, ये सब चीजें फॉलो करनी है और अपने आप को हमेशा बिजी रखना है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि किस तरह से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि इस कोरोना महामारी की जंग वही जीत सकता है जो अपने आप को स्वस्थ रखेगा। अगर आप पहले ही बीमारियों में ग्रस्त रहेंगे तो इस कोरोना महामारी की जंग कैसे जीत पाएंगे। चलिए इसी के साथ अब हम डॉक्टर हरप्रीत से भी जानना ये चाहेंगे कि वैक्सीनेशन को लेकर भी काफी सवालिया निशान जो खड़े हो रहे हैं कि वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रही है, स्लॉट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप बताइएगा कि जम्मू कश्मीर में फिलहाल वैक्सीनेशन को लेकर क्या स्थिति है और कितना वैक्सीनेशन लगाने की जरूरत है, इसके बारे में बताइए। अगर आप कंपेयर करते हैं बाकी स्टेट्स से, तो जम्मू कश्मीर की हालत बहुत बेटर है वैक्सीनेशन में। वी हैव वैक्सीनेटेड लॉट ऑफ पीपल, लेकिन लॉट ऑफ मोर नीड्स टू बी डन। यस, वैक्सीनेशन का इनिशियली थोड़ा था, स्लॉट्स का प्रॉब्लम आ रहा था, बट अभी थोड़ी सिचुएशन बेटर है। जैसे मैं अपनी यूनिवर्सिटी का बता सकता हूँ, तो हमारी यूनिवर्सिटी में 95% ऑफ द एम्प्लॉइज आर वैक्सीनेटेड, तो थोड़ी सिचुएशन बेटर है। बट आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू गेट वैक्सीनेटेड एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि वैक्सीन ही हमारा सोल्यूशन है इसका, और कोई सोल्यूशन नहीं है। वैक्सीन और SOP प्रोटोकॉल जो फॉलो कर रहे हैं। जी, और आपने जिस तरह से SPOs का कहा, तो SOPs तो सबको पता है कि उनका फॉलो करना है और मास्क पहनना है, सैनिटाइजर लगाना है और घर से बाहर जाते वक्त जो भी एहतियात बरतने हैं वो बरतने चाहिए। और लोगों को पिछले 2 साल से सुन के वो आदी भी हो चुके हैं, और मुझे लगता है कि लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन है कि किस तरह से हम कोरोना महामारी से बच सकते हैं। फिर भी आखिर क्या ऐसे कारण हो जाते हैं कि लोग उन निर्देशों का पालन नहीं करते हैं जो कि सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं? देखिए, इसे मेडिकल टर्म में एक फटीग कह सकते हैं कि आप जब ज्यादा देर तक आप मास्क पहने या कोई भी चीज ज्यादा देर तक करें ना, तो आप थक जाते हैं या उकला जाते हैं उससे। तो लोगों को भी वही है कि 1.5-2 साल से ये मास्क पहन रहे हैं, तो थोड़ा हो जाता है फटीग, मेंटल फटीग आ जाता है। बट हमें थोड़ा सा इसमें, देखिए, मास्क पहनना इतना कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, हमारे अपने बच्चों के लिए, हमारी अपनी सुरक्षा के लिए है। हमें बस 5-6 महीने या 1 साल तक अगर हम इसको कर सकते हैं कंटिन्यू, तो मुझे लगता है 1 साल में सिचुएशन काफी बेटर हो जाएगी।
बिल्कुल डॉक्टर मास्क पहनने की बात जी बिल्कुल डॉक्टर शकील, आपसे ये जानना चाहेंगे क्योंकि जब भी गुलिस्तान की ओर से कोशिश रहती है कि लोगों से बात किया जाए, परंतु अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस कोरोना महामारी को सिर्फ एक ड्रामा समझते हैं। क्योंकि जब भी बात की जाती है कुछ ऐसे शरारती तत्व जरूर होते हैं जिनको लगता है कि कोरोना महामारी है ही नहीं और ऐसे कुछ चीज थी ही नहीं। तो उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि इतना कुछ होने के बाद भी इतनी जाने अभी तक फिलहाल पूरे जम्मू कश्मीर से पूरे भारत से गई है, तो ऐसे लोगों को किस तरह से ठीक किया जा सकता है? क्योंकि वो लोग सिर्फ अपने लिए ही खतरनाक नहीं है बल्कि सोसाइटी के लिए खतरनाक है, क्योंकि ना वो कोरोना महामारी पे यकीन करते हैं और ना ही दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं। जी, ये बिल्कुल एक अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जैसा कि पूरी 2 वेव में हम लोग रिक्वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो इसको ड्रामा मानते हैं। उन लोगों के लिए कि जो पिछले 2 सालों से बोलते हैं कि ड्रामा है, लेकिन जानता वही है जिससे बीत रही है। हमें लोगों को, फैमिलीज को तबाह होते हुए देखा। इसमें मैंने अपने सामने पूरी की पूरी फैमिलीज को तबाह होते हुए देखा इस कोरोना की वजह से। और जो बहुत सारे मेरे अपने जान पहचान वाले जो बोलते थे ड्रामा है, बाद में सेकंड वेव में वही लोग 2-3 उसमें से अनजान हो गए और 2-4 उसमें से मुझे भी पर्सनली फोन किए कि हमें कोविड हो गया, हमें थोड़ा क्या किया जाए। तो मुझे तो लगता है कि एक तो काउंसलिंग, दूसरा जो अपने मोहल्ला वाइज कमेटी के लिए भी मैंने रिक्वेस्ट की थी बहुत पहले कि वो घर घर जाके ये अपना इसके मतलब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके लोगों को समझाएं, लोगों को मतलब जिसको हिंदी में हम ज्ञान बांटा बोलते हैं कि आप ज्ञान दे दीजिए इसके बारे में कि ये ड्रामा नहीं है, ये कैसी सिचुएशन है। आप सही बोल रहे हैं कि लोगों को समझाना यहाँ पर जरूरी है, पर ऐसी तस्वीरें कश्मीर घाटी से भी देखने को मिली थी जब स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी वैक्सीनेशन करवाने के लिए लोगों के घरों में गए थे और वहां पर पत्थर बरसाए गए थे। तो इस तरह के लोगों की जो मेंटेलिटी है ना, वैक्सीनेशन पर वो यकीन करते हैं, ना ही सरकार के निर्देशों का पालन करते हैं। तो सरकार को ऐसे कौन से कदम उठाने चाहिए जो इस तरह के लोग हैं ताकि उन पर कार्रवाई की जा सके? क्योंकि वैक्सीनेशन लगाते वक्त उन पर पत्थरबाजी भी गई थी और गाली गलोच भी, तस्वीरें सोशल मीडिया में काफी वायरल हुई थी। जी, मैंने भी देखा। मैंने खुद कुछ दिन पहले कश्मीर में था। मैंने ऐसे भी खुद अपने सामने ऐसे भी केसेस देखे जो वैक्सीन नहीं करते थे जबकि वैक्सीन का सर्टिफिकेट उनको मिल जाता था। उसमें भी मैंने आवाज उठाई थी, बदकिस्मती से किसी ने सुना नहीं। बट मैं ये उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए प्रशासन को, ताकि वो कम्युनिटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपने दूसरे जो उनके अराउंड इर्द गिर्द रहते हैं उनके लिए खतरा ना बने। बिल्कुल उनके लिए सख्त से सख्त कदम उठा देना चाहिए। ऐसे लोगों को मतलब समाज में रहने का कोई हक नहीं है। जो अपने लिए भी खतरा है, अपनी फैमिली के लिए खतरा है और अपने समाज के लिए भी खतरा है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ऐसे जो इंसान होते हैं वो सोसाइटी के लिए भी खतरनाक होते हैं और अपने परिवार के लिए तो पहले से ही खतरनाक होते हैं, क्योंकि जब वो वैक्सीनेशन पर यकीन नहीं करेंगे, ना ही वो मास्क पहनेंगे, ना ही वो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे, और जब भी बाहर जाएंगे और अगर वो कोरोना पॉजिटिव होंगे ना जाने कितने और लोगों को भी वो पॉजिटिव करेंगे। चलिए डॉक्टर हरप्रीत, आप भी बताइएगा कि जिस तरह से अगर जम्मू कश्मीर में फिलहाल कोरोना महामारी की दूसरी लहर में जो हालात देखने को मिली थी, जहां पर जीएमसी में भी बहुत सारे सवालिया निशान खड़े उठे थे कि वहां पर बेड्स नहीं मिल रहे हैं और भी बहुत सारी ऐसी दिक्कत थी, जो बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली थी। तो आपको क्या लगता है कि क्या जम्मू कश्मीर का स्वास्थ्य विभाग पहले से तैयार नहीं था, और अगर कुछ नए वेरिएंट देखने को भी मिल सकते हैं जैसे डेल्टा वेरिएंट हो गया या फिर ब्लैक फंगस भी देखने को मिला था, जीका वायरस, इस तरह के तमाम जो नई नई चीजें आ रही हैं, तो उसके लिए कितना तैयार हो सकता है हमारा स्वास्थ्य विभाग? क्योंकि जो सेकेंड वेव में देखने को मिला था वो हर एक इंसान को पता है कि जीएमसी में कितनी जाने गई थी। जी, तो फर्स्ट वेव ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था। आपको याद होगा मैंने कहा था हमें कंप्लेसेंट नहीं होना, क्योंकि 6-7 हजार केसेस थे। बट इसके लोगों ने हंसा भी था कि नहीं, ये कैसे कह रहे हैं, कोरोना तो खत्म हो गया, अब तो कोरोना आ ही नहीं सकता। तो फिर मार्च अप्रैल में केसेस आना शुरू हुए। तो यस, गवर्नमेंट भी प्रिपेयर नहीं था। गवर्नमेंट भी प्रिपेयर नहीं थी, हेल्थ डिपार्टमेंट भी प्रिपेयर नहीं था, इनफैक्ट कोई भी प्रिपेयर नहीं था। सबको लगा था कि कोरोना चला गया है, अब नहीं आएगा। बट हमने आपको इसके पीछे की सबसे बड़ी कमी क्या लगती है कि किस मतलब सबसे ज्यादा कमी कहां पर लगती है? कि क्या सरकार को पहले से ही जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य विभाग को मजबूत करना चाहिए था या लोगों को अवेयर करना चाहिए था? कहां कमी लगती है कि दूसरी लहर में जो जितनी जाने गई थी उनके पीछे आपको जिम्मेदार कौन लगता है? ऑनेस्टली बताऊं तो यस, फर्स्ट वेव में हमारे पास काफी टाइम था। जब वेव कम हो गई तो हमारे पास टाइम था चीजों को ऑर्गुमेंट करने का, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का।
शायद हमारी कमियां रही कि हमें लगा नहीं कि सेकंड वेव आएगी या कुछ ऐसा हो सकता है। वैक्सीनेशन भी हमने लेट स्टार्ट की। मेरा मानना है कि लोगों की और सरकार की मिली दोनों की गलतियां थी, क्योंकि लोगों ने भी मास्क पहनना छोड़ दिया था। वेडिंग, शादियां, फंक्शन वगैरह सब चल रहे थे आराम से। तो दोनों की, मेरे हिसाब से दोनों की गलती, सरकार की भी और लोगों की। जी बिल्कुल, आपने कहा कि सरकार की और लोगों की गलती थी, तो क्या आप लोगों को बताना चाहेंगे और बोलना चाहेंगे लोगों को कि तीसरी लहर में अपने आप पर किस तरह से काबू रखिए? क्योंकि लोगों का अपनी डिजायर में काबू नहीं होता है। जब घर में बैठना पड़ता है तो लोगों को लगता है कि हमें कहीं ट्रेवल के लिए जाना चाहिए, कभी रिश्तेदारों के घर चले जाएं, कभी सड़कों पर चले जाएं। तो किस तरह से अपनी डिजायर को काबू करें और अगर तीसरी लहर आती है तो अपने आप को बचाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है बचाना। अगर आप बचेंगे तभी आप जिंदगी जो है दोबारा जी पाएंगे। एग्जैक्टली, मेरी यही लोगों से रिक्वेस्ट है कि जान है तो जहान है। आप देख लीजिए सेकेंड वेव में कितना लॉस हुआ। कुछ नहीं तो कोई 800 डॉक्टर्स की डेथ हो गई, कितनी फैमिली उजड़ गई, घरों के घर, एक एक फैमिली के पूरे सारे के सारे फैमिली ही खत्म हो गई। तो मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी, आपकी जिंदगी भी और आपकी फैमिली वालों की जिंदगी भी, आपके पड़ोसियों की जिंदगी भी, सबकी जिंदगी आपके हाथ में है। हम एक दूसरे के साथ बंधे हैं। अगर मैं इन्फेक्ट हूं तो मैं 10 आदमी को इन्फेक्ट कर सकता हूँ। इसलिए हमें एक दूसरे का सोच के चलना है। आपको अगर घूमने जाना है थोड़ा वेट कर लीजिए, दुनिया खत्म नहीं हो रही। मनाली भी वहीं रहेगा, मसूरी भी वहीं रहेगा, कहीं दुनिया खत्म नहीं हो रही। बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए। एक बार अगर ये चीजें सेटल हो जाए तो हमारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है घूमने के लिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि अपनी आपको बचाना जरूरी है और पूरी जिंदगी बची है घूमने के लिए। तो डॉक्टर शकील, एक ऐसा तबका जिसके बारे में बात करने की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि दूसरी लहर में भी उन लोगों में भी काफी रोष था सरकार के खिलाफ और अभी भी उनमें रोष है। वो है डेली वेजर्स, जो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि लॉकडाउन जो दूसरे लहर में लगा था तो बहुत ज्यादा उन लोगों को खाने पीने की दिक्कत हुई थी, लोगों के पास रोजगार नहीं था। अगर तीसरी लहर भी आती है तो अगर लॉकडाउन लगाना पड़ा तो वो लोग कैसे बच पाएंगे, वो तबका अपने आप को कैसे सर्वाइव कर पाएगा? इसके बारे में क्या सरकार को जो है कड़े संज्ञान लेने की जरूरत है? डॉक्टर शकील, आप बताइए। सबसे पहले मैंने पहले भी सेकंड वेव में भी हम लोगों पे ये तो हर एक पे सवाल या निशान है कि जो लोगों के पास खाने पीने का कुछ नहीं है, जो लोग घरों में बैठे हैं, जो कमाते थे, अब उनका क्या होगा? उसके लिए मैंने सरकार से तो रिक्वेस्ट सबने की थी कि उनको राशन पहुंचा दिया जाए घरों में, चाहे वीकली पहुंचा, चाहे डेली, जैसे भी सुविधा हो। और दूसरा, मोहल्ला कमेटी जो है, मैंने उस पर ज्यादा जोर दिया था कि मोहल्ला वाइज कमेटी बनाई जाए और हर एक मोहल्ले में जो इस प्रकार के लोग हैं जिनके पास खाने की सुविधा नहीं है, उनको मोहल्ला वाइज कमेटी देखे उनका लुक आफ्टर करे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के गेस्ट हमारे साथ डॉक्टर शकील और डॉक्टर हरप्रीत सिंह थे, जिन्होंने कोरोना महामारी के बारे में बताया कि तीसरी लहर कब तक आ सकती है और सरकार को कौन से कदम है जो पहले से उठाना जरूरी है। क्योंकि अगर तीसरी लहर आती है तो सबसे ज्यादा जो तबका प्रभावित होता है वो डेली वेजर्स का है, क्योंकि खाने के लिए भी उन लोगों को दिक्कत जो है उनका सामना करना पड़ता है। अब ये देखने वाली बात होगी अगर तीसरी लहर आती है तो सरकार की ओर से कौन से कड़े संज्ञान लिए जाते हैं। चलिए आज के सेगमेंट में बस इतना ही। कल फिर से लौटेंगे नवयुग के किसी खास जो है पेशकश के साथ। नमस्कार।